स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लेकिन चूंकि चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन कर दिया गया है, आपके एनसीईआरटी के अंदर में भी चेंज नहीं आया होगा, बट चैप्टर का नाम कौन ही पूछने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ठीक है, यहां पर कुछ 3 टर्म्स आते हैं और जिनके बीच में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहला इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। तो ये 3 टर्म हैं जिनके बीच में अक्सर कंफ्यूजन होता है हमें कि ये इनहेरिटेंस टर्म ये क्या है, हेरिडिटी क्या है और जेनेटिक्स क्या है। तो इन तीनों के अंदर में मेन चीज क्या है कि यहां पर डिफरेंसेस को समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, सिंपली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी कैरेक्टर का ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस बोला जाता है। जैसे किसी एक फादर के अंदर में कोई भी कैरेक्टर था आई कलर वाला और वही सेम आई कलर अगर उसके ऑफस्प्रिंग में भी आ जाता है, तो ये जो ट्रांसफर हुआ कैरेक्टर का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। और यहां पर अगर हम लोग बात कर लें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी जो है इसी इनहेरिटेंस की स्टडी को बोला जाता है, यानी कि हेरिडिटी इज द सिंपल स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, यहां हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, या फिर वही कि हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों में से आप कोई भी वर्ड टर्म यूज कर सकते हैं। बात करते हैं अब जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के अंदर में क्या होता है? तो चूंकि इनहेरिटेंस जो है ये एक्चुअल में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना है और इसकी जो स्टडी करी जा रही है, इसकी स्टडी को क्या बोल रहे हैं हम? हेरिडिटी। और हेरिडिटी के साथ साथ अगर वेरिएशन की भी स्टडी करी जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो हम लोग हेरिडिटी के साथ साथ अगर वेरिएशन की भी स्टडी करें तो इसको बोला जाता है जेनेटिक्स। ठीक है, अब बात आती है कि वेरिएशन क्या होते हैं। तो वेरिएशंस होते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, वैरायटी, डिफरेंसेस, कुछ न कुछ एक ही पॉपुलेशन के अंदर में जितने भी मेंबर होते हैं, यानी कि एक ही स्पीसीज के जितने भी मेंबर होते हैं उनके अंदर में कुछ ना कुछ हमको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जैसे लेट्स से अगर हम लोग ह्यूमन की ही बात कर लें तो ह्यूमन के अंदर में किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की स्किन कलर कुछ डार्क होती है, किसी की थोड़ी फेयर होती है। आई कलर के अंदर में डिफरेंसेस देखने को मिलता है, हेयर कलर में डिफरेंसेस देखने को, हेयर पैटर्न में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर हेयर के करली होना, स्ट्रेट होना, हम बहुत सारे कैरेक्टर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं, ये सारे जो कैरेक्टर के अंदर में डिफरेंसेस हैं, इन्हें डिफरेंसेस को दरअसल वेरिएशन बोला जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी करें और साथ ही साथ उसके अंदर में वेरिएशन की भी स्टडी करें, मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों की अगर साथ साथ स्टडी करी जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये सारे का सारा डेफिनेशन जो है वो मैं यहां पर लिख क्यों नहीं रहा हूं। तो इन सभी डेफिनेशन, ये जितने भी डेफिनेशन आ जाने वाले हैं, ये सभी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, पहला लिंक है, और फर्स्ट लिंक पर आप जाकर जो ही क्लिक करेंगे आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और वहां पर ये सारा का सारा जो डेफिनेशन है वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वहां पे उस पीडीएफ से देखकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगता हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि प्रिंट किया हुआ पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, या फिर स्मार्टफोन से मतलब पढ़ने में जो है वो मजा नहीं आता कि हाँ वो स्मार्टफोन में प्रिंटेड फॉर्म में है। तो आप चाहें तो डाउनलोड कर ले, अगर आप उससे पढ़ सकते हैं, उससे कंफर्टेबल है तो ठीक है। अगर आप प्रिंट करा सकते हैं आप उस पीडीएफ को प्रिंट करा लेंगे, अगर कुछ भी नहीं तो आप सिंपली उसे ही देखकर लिख लेंगे। तो आपको ये बार बार वीडियो पॉज करके और लिखने की जरूरत डेफिनेशन को नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही है, सिंपली आप लिख सकते हैं। बात आ गई होगी समझ में। अब बात करते हैं इस फील्ड के अंदर में कुछ मेन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहले आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनको फर्स्ट जेनेटिसिस्ट जो है वो माना जाता है कि सबसे पहले जेनेटिसिस्ट जो थे वो यही थे। और इसी वजह से, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क भी किया था जेनेटिक्स की फील्ड में, सबसे एक्सटेंसिव वर्क इन्होंने ही किया था। तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो इनको बोला जाता है, सिंपल। इसके बाद यहाँ पर दूसरे जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं डब्ल्यू बेटसन। ठीक है, डब्ल्यू बेटसन, और डब्ल्यू बेटसन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और इन्होंने ही बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो क्वाइन करे थे। आज हम लोग आगे बहुत सारे टर्म्स की बात करेंगे, जैसे जेनेटिक्स टर्म जो है
वो इन्होंने दिया था। अलील जो टर्म है वो इन्होंने दिया था। अलील क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे कि अलील कौन सा टर्म है। हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेटेरोजाइगस टर्म जो है वो इन्होंने दिया था। हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, हेमीजाइगस, ये बहुत सारे टर्म्स जो थे वो डब्ल्यू बेटसन ने दिए थे। और साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग जेनेटिक्स के ऊपर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करा था, बहुत सारे वर्क भी इन्होंने करे थे। तो इस वजह से डब्ल्यू बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है। जो मेंडल के बाद अगर किसी ने जेनेटिक्स के ऊपर में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च किया है वो डब्ल्यू बेटसन थे और टी.एच. मॉर्गन थे, ठीक है। ये ऐसे कुछ और भी साइंटिस्ट थे। यहाँ पर 3 हम लोग मेन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। इसके आगे अभी पूरा जब हम लोग चैप्टर के अंदर में आगे बढ़ेंगे, चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं, तब हम लोग बात उसी टॉपिक के अंदर में उनकी कर लेंगे। फिलहाल के तौर पे यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आते हैं, थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। और थॉमस हंट मॉर्गन जो थे इनको बोला जाता है फादर ऑफ, चूंकि ये तीनों फादर हैं किसी न किसी फील्ड के जेनेटिक्स से रिलेटेड, तो इस वजह से इन तीनों की बात हो रही है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है, ये किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखते थे, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इनको बोल दिया जाता है। तो जेनेटिक्स के फील्ड में जो मेन एक्सपेरिमेंट थे, जैसे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो सटन एंड बॉवेरी ने दिया था, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का काम जो है वो टी.एच. मॉर्गन ने किया था। दूसरी चीज यहाँ पर लिंकेज जो है, तो लिंकेज के ऊपर में भी सबसे पहले जो लिंकेज को देखा था वो डब्ल्यू बेटसन ने और आर.सी. पुनेट ने देखा था, ठीक है। डब्ल्यू बेटसन जो थे ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इन्होंने सबसे पहले लिंकेज देखा था। लिंकेज क्या होता है उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो लिंकेज को सबसे पहले इन्होंने देखा था, ये और आर.सी. पुनेट ने दोनों ने साथ मिलकर, लेकिन उस लिंकेज को भी अगेन एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का काम जो है वो टी.एच. मॉर्गन ने किया था, ठीक है। इन्होंने एक बुक मतलब ड्रोसोफिला के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था और लिंकेज के बारे में बताया था। लिंकेज बताया, सेक्स लिंकेज बताया, जीन मैपिंग के बारे में बताया था। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, कहाँ कहाँ पर, लिंकेज में, सेक्स लिंकेज में, और इन्होंने जीन मैपिंग के बारे में भी सबसे पहले बताया था। तो जीन मैपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी सबसे पहले इन्होंने बताया था। और इनकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बताई थी एक बुक के अंदर में, द थियरी ऑफ जीन। इन सभी चीज़ों का भी आपको पीडीएफ, हालांकि वो सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप एक बार अगर डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हाँ सारी चीज़ें इसके अंदर में लिखी हुई हैं। ओके, अगर आप इसको भी लिखना चाहते हैं तो ये हालांकि शॉर्ट फॉर्म में है, आपको कुछ बातें थोड़ी ध्यान में रखनी होंगी कि ये जेनेटिक्स अलील इसके सामने क्यों लिखा हुआ है। ही गेव द टर्म, है ना। तो अगर आप इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, ही गेव द टर्म जेनेटिक्स अलील हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, होमोजाइगस एटसेट्रा, तो ऐसे कुछ टर्म्स दिए थे। आप इसे अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, हालांकि आपको पीडीएफ के फॉर्म में सारी चीजें मिल जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स के बारे में, जैसे यहाँ पर दो हमने टर्म्स ले रखे हैं, कैरेक्टर एंड ट्रेट। बात करेंगे सबसे पहले कैरेक्टर की। क्या होता है कैरेक्टर क्या होगा, तो एक मेजर सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन को कैरेक्टर बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग कहें तो जो भी चीजें हमको बाहर से नजर आती हैं, या फिर फिजियोलॉजिकल जो भी चीजें, मेजर सिग्निफिकेंट जो चीजें हमको नजर आती हैं, सिग्निफिकेंटली हमको मॉर्फोलॉजी में चीजें दिखती हैं, सिग्निफिकेंटली अगर हमको फिजियोलॉजी में जो चीजें दिखती हैं उसे हम कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें तो अ मेजर सिग्निफिकेंट, तो यहां पर बात हो रही है कि अ मेजर सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन, किसी भी टाइप का मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। जैसे कि हाइट, आई कलर, हाइट जो है वो हमें नजर आता है कि हाँ एक मेजर सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, एक मेजर सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो जैसे कि हाइट हो गया, तो हम किसी भी बॉडी के अंदर में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में, किसी भी व्यक्ति के अंदर में, किसी भी प्लांट के अंदर में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि अच्छा इस ऑर्गेनिज्म के पास एक कुछ ना कुछ तो हाइट है, और अगर वो हाइट है तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, वो एक टाइप का क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ। उसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं आई कलर की, है ना, आई कलर हो सकता है या किसी भी टाइप का कलर जो हो सकता है वो एक टाइप का क्या होगा, कैरेक्टर होगा। अब बात होती है ट्रेट की कि आखिर ये ट्रेट क्या होते हैं। तो ट्रेट जो होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर होंगे, ठीक है। मतलब एक ही कैरेक्टर के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं उसे ही दरअसल हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के अगर अलग अलग ट्रेट होंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पर ट्रेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात कर लें, जैसे हमने बात करी हाइट की कि हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। हाइट हो सकती है ज्यादा हो, हाइट हो सकती है कम हो, यानी कि टॉलनेस, ये हाइट की बात हो रही है, टॉलनेस हो गया या फिर ड्वार्फनेस हो गया। तो ये दोनों जब भी हम लोग बात करेंगे ना
कि टॉल है, कोई भी व्यक्ति टॉल है या ड्वार्फ है, आप चाहे कि टॉल बोलो या ड्वार्फ बोलो, आप उसके कौन से कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, हाइट के बारे में बता रहे हैं। तो हाइट जो है वो सेम है, यानी कि कैरेक्टर सेम है, लेकिन उसी के अलग अलग एक्सप्रेशन की बात हो रही है, चाहे कि हम बात करें टॉलनेस की या फिर हम लोग बात करें ड्वार्फनेस की। तो ये हाइट के अलग अलग फॉर्म की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ट्रेट कहे जाएंगे। ओके, आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। बात करते हैं दो और यहां पर टर्म्स की, जिसमें पहला टर्म आता है यहां पर जीन या फिर बोलते हैं फैक्टर। जीन जो टर्म है वो जोहानसन ने दिया था, और फैक्टर जो है वो मेंडल ने सबसे पहले दिया था। जो मेंडल थे वो जीन को क्या बोला करते थे, फैक्टर बोला करते थे। जीन जो है वो क्या होता है, तो जीन दरअसल आप लोग जानते हैं कि कोई सा भी जो एक क्रोमोसोम होगा, वो क्रोमोसोम जो भी होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर होता है, तो उसके ऊपर में जो सेम लोकस पर, सेम पोजिशन पर जो आपस में दो डीएनए का सेगमेंट होता है, उसे ही आपस में कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। और जो जीन होते हैं वो किसी एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसी की बात यहां पर डेफिनेशन के अंदर हम लोग कर लेते हैं कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज क्या है, इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू गैमेट्स। ये जो हैं, ये जीन किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, गैमेट्स के थ्रू, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पार्टिकुलर कैरेक्टर। किसी भी एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे कि हाइट, तो हाइट के लिए एक पार्टिकुलर जीन होगा, कलर, तो कलर के लिए एक पार्टिकुलर जीन होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर बोला जा रहा है जब भी इनहेरिटेंस की बात, तो इनहेरिटेंस जो है वो किसकी वजह से होता है, गैमेट की वजह से। और गैमेट के अंदर में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, और वो क्रोमोसोमल होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं। जीन जो है, अगर आपसे जब भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर में, कि फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताइए, तो फिजिकली कौन सी चीज है जो कैरेक्टर को रेगुलेट कर रही है, वो है जीन। और एक्चुअल में उसका केमिकल नेचर क्या है, जीन दरअसल होता क्या है केमिकली, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सिंपल टर्म में यहां पर बोल दिया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो हम लोग कहेंगे जीन, एंड पूछा जाए कि केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो हम लोग कहेंगे डीएनए। बात आ गई होगी समझ में कि जीन इज द फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वेयर एज डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं इसी के कंपैरेटिवली अलील एक टर्म के बारे में। जीन जैसे हो गया, उसी तरीके से अलील एक टर्म आता है। अलील क्या होता है, अलील, अलीलोमॉर्फ, इसी को बोल दिया करते हैं। अलील टर्म किन्होंने दिया था, डब्ल्यू बेटसन ने। अभी हमने देखा कि डब्ल्यू बेटसन ने ये दिया था। अब चूंकि यहां पर हो क्या रहा है, अलील वर्ड का मतलब होता है बिलोंगिंग टू ईच अदर। ठीक है, जैसे मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे कि ये दो हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसके ऊपर में क्या होगा कि एक पार्टिकुलर सेगमेंट पर, एक पार्टिकुलर एरिया पर, एक पार्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है कि जिस जगह पे ये जो जीन होते हैं ना, जीन हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, जीन हमेशा कैसे होंगे, पेयर में यहां पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उस पेयर में से जो सिंगल मेंबर होता है, एक सिंगल मेंबर ऑफ अ जीन को क्या बोला जाता है, अलील बोलते हैं। तो जो जीन होते हैं वो पेयर में आपस में मिलकर एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगर एक सिंगल मेंबर ऑफ जीन की बात कर लें, तो ये उस कैरेक्टर के एक एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, यानी कि ट्रेट को रेगुलेट करता है। जैसे इसके पहले हमने लिखा था एक तरफ में कैरेक्टर एंड ट्रेट, तो उसी तरीके से है जीन एंड अलील। जीन किसको रेगुलेट करेंगे, कैरेक्टर को, और अलील किसको रेगुलेट करेगा, एक ट्रेट को। सिंपल। तो यहां पर बात कर लेते हैं क्या होगा कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म विच आर प्रेजेंट ऑन अ सेम लोकस। सेम लोकस का मतलब यहां पर क्या है, लोकस का मतलब पोजीशन, सेम लोकेशन, सेम जगह पे, है ना। तो विच आर प्रेजेंट ऑन अ सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। मतलब अगर ये 5th नंबर के क्रोमोसोम का कोई अगर एक अलील है, अगर हमने कहा, तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर 5th नंबर के क्रोमोसोम पर अगर ये प्रेजेंट है, तो उसी 5th नंबर के क्रोमोसोमल के दूसरे पेयर पर भी वो सेम जीन जो होगा उसका दूसरा अलील प्रेजेंट होगा। बात आ गई होगी समझ में आई थिंक, कि जैसे अगर कोई एक क्रोमोसोमल पेयर है 5th नंबर का, तो अगर 5th नंबर का जो पेयर है उस पेयर के अंदर में एक जीन है, तो जीन भी हमेशा पेयर में होंगे। अब अगर जीन पेयर में होंगे तो वो आमने सामने प्रेजेंट रहेंगे, तो उसका एक अलील जहां पर प्रेजेंट होगा उसी की जगह पे, सेम जगह पे ही दूसरे क्रोमोसोम पर भी सेम अलील, उसी जीन का दूसरा अलील जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब वो सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकेशन पर, सेम पोजिशन पर, सेम जगह पे प्रेजेंट होते हैं। किस पर कहां पर, ऑन अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बताया आपको कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में सेम जगह पे पाए जाएंगे एंड रेगुलेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म को रेगुलेट करेंगे, एक कैरेक्टर को रेगुलेट नहीं करेंगे, जैसे हाइट को रेगुलेट नहीं करेंगे, बल्कि ये किसको रेगुलेट करेंगे, उसके अलग अलग फॉर्म को। मतलब जैसे हाइट के अंदर में टॉलनेस को रेगुलेट करने वाले अलील होंगे, ड्वार्फनेस को रेगुलेट करने वाले अलील होंगे। बात आ रही है समझ में। तो ये जो होता है हमको देखने को मिलता है डिफरेंस इन जीन एंड अलील। आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लेना। बात करते हैं दो और टर्म के बारे में, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस की। होमोजाइगस क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस क्या होते हैं। ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस भी जो टर्म है ये भी किन्होंने दिया था, डब्ल्यू बेटसन ने। ठीक है, तो होमोजाइगस, होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, आपको पता है होमो का मतलब क्या होगा, सिमिलर। और जाइगस वर्ड जो है, जाइगोट
या जाइगस जो टर्म है जाइगो से बना है, और जाइगो का मतलब होता है पेयर, ठीक है। तो सिमिलर एंड पेयर, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर एक पेयर के अंदर में जो अलील होंगे वो सिमिलर अगर हों, एक जैसे हों, मतलब कि दोनों अलील सेम टाइप के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हों। अलील क्या कर रहे हैं, ट्रेट को रेगुलेट कर रहे हैं। पहले आपको बताया कि जीन जो होते हैं वो पेयर में होते हैं और वो एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, और कैरेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को हम लोग ट्रेट कहते हैं। तो ट्रेट को कौन रेगुलेट करेंगे, अलील से रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जीन के एक सिंगल मेंबर को अलील कहते हैं, और वो अलील क्या करते हैं, ट्रेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो अगर दोनों ट्रेट तो अलग अलग हो सकता है, एक ही जीन के अंदर में जो दो ट्रेट होंगे वो हो सकता है कि दोनों, जैसे कि हाइट की अगर बात कर लें तो कोई एक जीन है हाइट का है और उसके दो अलग अलग फॉर्म है, लेकिन वो जो दोनों हैं वो हम मान के चलते हैं कि वो दोनों हाइट को बढ़ाने वाले थे, यानी कि दोनों टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो दोनों अगर टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो वो होमोजाइगस कहे जाएंगे, मतलब दोनों अलील जो है वो एक जैसे हैं। या फिर दोनों ड्वार्फनेस के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो भी होमोजाइगस कहे जाएंगे। बात आ रही है समझ में। तो यहां पर क्या हो जाता है कि प्रेजेंस ऑफ सिमिलर अलील, एक जैसे ही अलील प्रेजेंट हो फॉर अ कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो दो अलील हैं वो कैसे हों, सिमिलर अलील हों, यानी कि एक ही तरह के कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले हों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। और होमोजाइगस कंडीशन को प्योर कंडीशन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और आगे ध्यान रखेंगे, आगे में बहुत मतलब बुक के अंदर में सबसे ज्यादा जो टर्म यूज होगा वो प्योर कंडीशन ही यूज होगा। होमोजाइगस कंडीशन चूंकि लिखने में बड़ा होता है तो इस वजह से प्योर कंडीशन ही बोल दिया जाता है, प्योर कंडीशन ही लिखने में भी यूज कर लिया करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे होमोजाइगस या फिर प्योर कंडीशन इसको बोलते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ सिमिलर अलील फॉर अ कैरेक्टर इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो जैसे कैपिटल टी, ठीक है, ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं कैपिटल या स्मॉल, ये क्या है, तो ये अलील को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अलील जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। उसकी बात अभी हम लोग आगे थोड़ी देर में करेंगे कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप ऐसा समझ लें कि हाइट को बढ़ाने वाला जो मतलब जीन का जो एक अलील होगा, जैसे टॉलनेस के लिए जो अलील होगा उसके लिए एक हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस के लिए जो अलील प्रेजेंट होगा उसके लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं स्मॉल टी, ठीक है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल टी से। तो दोनों अगर हाइट को ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो स्मॉल टी दोनों को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और दोनों अगर हाइट बढ़ाने वाले हैं, यानी कि दोनों अलील जो प्रेजेंट हैं एक जीन के ऊपर में, वो दोनों अलील जो अगर टॉलनेस के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है, वो दोनों बढ़ाने के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर टॉलनेस के लिए अगर हम लोग कैपिटल टी यूज कर रहे हैं तो एक के लिए कैपिटल टी, दूसरे के लिए कैपिटल टी, यानी कि कैपिटल टी हो जाता है। तो ये कंडीशन जो होगी वो होमोजाइगस कही जाएगी, ओके। और अगर हम लोग बात कर ले हेट्रोजाइगस, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, जाइगस का मतलब पेयर, एक ही पेयर के अंदर में डिफरेंट अलील का प्रेजेंट होना क्या बोला जाएगा, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस को हाइब्रिड टर्म से हम लोग हाइब्रिड टर्म भी बोला करते हैं। जैसे इसको प्योर बोलते थे वैसे ही इसको हाइब्रिड टर्म भी यूज करते हैं। क्या हो जाएगा इसके अंदर में, प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर अलील। बाकी कोई डेफिनेशन के अंदर में चेंज नहीं है, बस यहाँ पर जो हमने सिमिलर वर्ड का यूज किया था यहाँ पर हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं डिसिमिलर। प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर अलील फॉर अ कैरेक्टर इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर में डिसिमिलर अलील का प्रेजेंट होना बोला जाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हुआ, यानी कि एक हाइट, एक टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक अलील, और दूसरा वाला जो अलील है वो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से ये जो आते हैं मतलब जो पेयर होगा इस पेयर के अंदर में, इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अब इसी से रिगार्डिंग एक और टर्म आता है हेमीजाइगस, ठीक है। हेमीजाइगस टर्म भी जो है वो किन्होंने दिया था, डब्ल्यू बेटसन ने। और इसके अंदर में ये बोला जाता है कि प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील फॉर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए केवल एक ही अलील प्रेजेंट हो लेकिन ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील फॉर अ कैरेक्टर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब आप कहेंगे कि अगर कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर में किसी भी एक जीन के दो अलील होने चाहिए, एक ही अलील कैसे होगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील, उसका केवल एक ही अलील हो, सिमिलर और डिसिमिलर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, एक ही अलील ही है लेकिन है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म फॉर अ कैरेक्टर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग कहेंगे हेमीजाइगस कंडीशन। हेमी का मतलब आधा, जाइगोट का मतलब पेयर, मतलब है पेयर में लेकिन एक जैसे में एक ही टाइप का अलील प्रेजेंट है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम होता है और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई पेयर में होते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो वाई से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो पेयर में होते हैं। तो पेयर में होने के बावजूद, वो उस कंडीशन के अंदर में होने के बावजूद, इसके ऊपर में अलग टाइप का अलील होगा, इसके ऊपर में अलग टाइप का अलील होगा। मतलब एक्स क्रोमोसोम पर जो अलील होंगे वो सिंगल ही होंगे। तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील फॉर अ कैरेक्टर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस कंडीशन, ठीक है। आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे।
बात करते हैं दो टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप क्या होता है? फिनो का मतलब होता है अपीयरेंस, ठीक है, वो जैसी चीज़ें नज़र आती हैं उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फिनो। तो फिनोटाइप का मतलब हो गया कि किसी भी जीन की वजह से वो एक्सटर्नली अपीयरेंस कैसा आ रहा है। कोई भी जीन जो है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका एक्चुअल में एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, वो एक्चुअल में दिखेगा कैसा, तो उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जैसे एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर के लिए एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे कि हाइट के लिए हाइट जो है वो दिखेगी कैसी, टॉल दिखेगी, ड्वार्फ दिखेगी, कैसे दिखेगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिनोटाइप। तो टॉलनेस क्या हुआ? एक टाइप का फिनोटाइप हुआ। ड्वार्फनेस क्या हुआ? एक टाइप का फिनोटाइप हुआ। उसी तरीके से बात कर लेते हैं जीनोटाइप की। तो यहाँ पर जीनोटाइप क्या होता है? किसी भी एक कैरेक्टर का जेनेटिक मेकअप क्या है, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर जैसे कि हाइट, तो हाइट मेरी बॉडी के अंदर में वो कौन कौन से जीन के द्वारा है, मतलब वो जीन का कॉम्बिनेशन कौन सा है मेरी बॉडी में, उसको बोला जाएगा जीनोटाइप। जैसे कैपिटल टी है मेरी बॉडी में, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, तो यहाँ पर जो जीन्स होंगे किस टाइप के हैं, चूंकि जीन हमेशा कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, तो इसको बोला जाता है जीनोटाइप। ठीक है, लिख लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील के बारे में। डोमिनेंट अलील उस अलील को कहेंगे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डोमिनेट करने वाला, ये अपना प्रभाव छोड़ने वाला, किसी के ऊपर में मतलब प्रभाव छोड़ने वाला, डोमिनेट करने वाला। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट अलील, यानी कि अलील विच कैन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, जो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो। जैसे कैपिटल टी, तो इसमें प्लांट कैसा होता है? टॉल होता है। और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें प्लांट टॉल होता है, मतलब स्मॉल टी की वजह से प्लांट ड्वार्फ होना चाहिए था, है ना, हमने अभी देखा था कि स्मॉल टी की वजह से प्लांट जो है वो ड्वार्फ होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर फिर भी प्लांट क्या आ रहा है? कैपिटल टी वाला ही आ रहा है एक्सप्रेशन, यानी कि कैपिटल टी क्या हुआ? एक टाइप का डोमिनेटिंग कैरेक्टर हुआ, डोमिनेटिंग अलील हुआ, सॉरी, कैपिटल टी क्या हुआ? एक टाइप का डोमिनेंट अलील हुआ, यानी कि ये क्या कर रहा है कि दूसरे वाले पर डोमिनेट कर रहा है, ये दूसरे वाले को अपना प्रभाव, मतलब दूसरे वाले पर अपना प्रभाव रखता है, या दूसरे वाले को अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने देता, सिर्फ अपना ही कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, तो ये टॉल होता है। ठीक है, नीचे के अभी पॉइंट पर हम लोग अभी आगे आएंगे। जबकि यहाँ पर रिसेसिव अलील जो होता है वो ऐसे अलील होते हैं विच एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ये सिर्फ बेचारे होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकते हैं, दोनों कंडीशन में नहीं हो सकते। जैसे कि स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा तभी ये ड्वार्फ हो सकता है। स्मॉल टी कैपिटल टी, आप पूछेंगे कि स्मॉल टी कैपिटल टी की वजह से क्या आएगा, तो स्मॉल टी कैपिटल टी यही है जो कैपिटल टी स्मॉल टी था, बस वो लिखने का तरीका जो है वो आपने आगे पीछे कर दिया है, बस वो लिखने का तरीका होता है कि कैपिटल टी हमेशा जब भी एक ही जीन होते हैं तो उनके दोनों अलील अगर अलग अलग हों तो डोमिनेंट वाले को पहले लिखा जाता है, रिसेसिव वाले को बाद में लिखा जाता है। ये ऐसा एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, ऐसी कोई गलती नहीं होगी कि आप स्मॉल टी कैपिटल टी लिख दोगे तो गलत होगी, गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिखने का एक तरीका है, तो आप हम लोग ऐसे ही कोशिश करें वैसे लिखें। तो स्मॉल टी की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? ड्वार्फ आएगा। अब बात ये हो रही है कि आखिर ये डोमिनेंट हुआ कैसे, क्यों यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से सिर्फ टॉल ही आ रहा है, ड्वार्फ क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, तो बात यहाँ पर अब समझने की ये है कि होता क्या है कि नॉर्मली जो डोमिनेंट अलील होते हैं, जैसे कि ये प्लांट की हाइट को क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि ये बढ़ाते कैसे हैं? जो जीन होता है वो दरअसल क्या करता है कि जीन जो होते हैं वो डीएनए का एक सेगमेंट है, तो डीएनए क्या करता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, ट्रांसलेशन में जाता है, और ट्रांसलेशन से बनता है प्रोटीन। आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 के अंदर में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बनता है आरएनए, और आरएनए में ट्रांसलेशन होकर बनता है प्रोटीन। मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोटीन तक जाती है, और प्रोटीन ही कैरेक्टर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो बात ये हो रही है कि प्लांट की हाइट को अगर बढ़ाना है तो प्लांट के अंदर में जो जीन होगा वो क्या करेगा, या अलील जो होगा डोमिनेंट अलील, वो क्या करेगा कि ट्रांसलेशन करके कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन हेल्प करेगा प्लांट की हाइट को बढ़ाने में। और वो प्रोटीन जो है वो किसी भी तरीके से बिहेव कर सकता है। यहाँ पर जैसे प्लांट की हाइट को बढ़ाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करेंगे? प्लांट की हाइट को बढ़ाने वाला हार्मोन बनाएंगे। हार्मोन जैसे प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो उस हार्मोन का बनाने का काम किसका है? मतलब वो प्रोटीन नेचर के हैं, और वो प्रोटीन बना कौन रहा है? डोमिनेंट अलील। तो मतलब डोमिनेंट अलील क्या करते हैं कि कोई ना कोई प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जैसे कि एक बॉडी के अंदर में, एक सेल के अंदर में यहाँ पर दो अलील हैं। ठीक है, एक ही कैरेक्टर के दो अलील हैं। अब ये जो दोनों अलील हैं इसमें ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है। तो ये जो कैपिटल टी होते हैं ना, जो डोमिनेंट अलील होते हैं, ये दरअसल कैसे होते हैं? ये वाइल्ड अलील बोलते हैं। वाइल्ड का मतलब होता है ओरिजिनल। ठीक है, वाइल्ड बोल दो, अनमोडिफाइड कह दो, या फिर ओरिजिनल अलील कह दो। अनमोडिफाइड का मतलब यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये नॉर्मल नेचुरल जैसे कि एवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे जैसे बने वो बिल्कुल एज इट इज नेचुरल होते हैं। विच अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टू फॉर्म प्रोटीन, जो कि ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, एंड रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, और उसी प्रोटीन की हेल्प से कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। मतलब ये हुआ कि प्लांट की हाइट को बढ़ाने वाला
एक प्रोटीन बनता है, मतलब प्लांट में जो एक जीन होगा वो क्या करेगा कि प्लांट की हाइट को बढ़ाने वाला एक प्रोटीन बनाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि स्मॉल टी की वजह से प्लांट की हाइट को कम करने वाला प्रोटीन बनना चाहिए था, तो दरअसल ऐसा नहीं होता। दरअसल होता ये है कि ये जो है ये मॉडिफाइड अलील हैं, ये म्यूटेंट अलील हैं, ये बेचारे इसके अंदर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है, ठीक है, कुछ ना कुछ बदलाव आ गया है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन नहीं बना पा रहे हैं, इनकी एबिलिटी खत्म हो गई है, इनकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। तो क्या हो रहा है कि इट इज अ मॉडिफाइड अलील या म्यूटेंट अलील, मॉडिफाइड या म्यूटेशन हो गया है, तो म्यूटेंट अलील कह रहे हैं विच प्रोड्यूसेस, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, लेस एफिशिएंट एंजाइम। लेस एफिशिएंट एंजाइम का मतलब ये हो सकता है कि एंजाइम बना रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहा हो। नॉन फंक्शनल एंजाइम, हो सकता है कि वो काम ही नहीं कर रहा हो, बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो, या फिर हो सकता है नो एंजाइम एट ऑल, ये अलील एंजाइम ही नहीं बना रहे हो। तो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि कोई एंजाइम बन ही नहीं रहा हो सकता है कि एंजाइम बन रहा हो लेकिन ये उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो, या एंजाइम बन रहा हो लेकिन वाकई में थोड़ा भी प्रभावी नहीं हो, वो कोई भी काम नहीं कर रहा हो, बिल्कुल ही एफिशिएंट नहीं हो। तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। अब बात को समझना कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैपिटल टी है, तो मतलब दोनों अलील में से, दोनों अलील का मतलब क्या है, वो जीन का पार्ट है, जीन मतलब डीएनए, वो डीएनए से बना हुआ है। तो डीएनए के अंदर में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इसमें होगा, प्रोटीन बन जाएगा। या फिर दूसरे वाला, अगर मान लो कि दोनों के ऊपर में कैपिटल टी है, दोनों अगर डोमिनेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में जा सकते हैं और दोनों प्रोटीन बनाएंगे, मतलब जिसकी वजह से प्लांट की हाइट ज्यादा होगी। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब एक के अंदर में स्मॉल टी का मतलब ये रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब ये एंजाइम बना ही नहीं रहा है, या बना रहा है तो इसका कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो फिर भी एक तो है, और अगर एक भी है तो वो अगर एंजाइम बनाएगा, अगर वो हार्मोन बनाएगा तो प्लांट की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से इसके अंदर में क्या होता है कि कैपिटल टी दरअसल प्रोटीन बनाता है, तो जिसकी वजह से प्लांट के अंदर में वो एक्सप्रेशन आता है। ठीक उसी तरीके से एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो है फ्लावर में कलर आना, और फ्लावर कलरलेस होना, कलरलेस या फिर व्हाइट कलर आना, ठीक है, वो होता है रिसेसिव। तो अगर ब्लू कलर का फ्लावर बन रहा है तो वो डोमिनेंट है, व्हाइट कलर का फ्लावर बन रहा है तो वो रिसेसिव है। तो अगर कैपिटल बी होगा तो प्लांट में ब्लू बनेगा, ब्लू कलर का फ्लावर, क्योंकि बी वाला भी ब्लू कलर रिस्पॉन्सिबल था, कैपिटल बी, और दूसरा वाला भी कैपिटल बी ब्लू कलर रिस्पॉन्सिबल था। अगर स्मॉल बी हुआ, या पहले हम लोग देख लेते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी हुआ, तो कैपिटल बी मतलब जो ब्लू कलर ऑफ फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और स्मॉल बी यानी कि जो व्हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो कैपिटल बी की वजह से तो ब्लू कलर आ रहा था, लेकिन स्मॉल बी की वजह से क्या हो रहा था, क्या वो व्हाइट कलर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? नहीं, वो दरअसल कोई कलर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं थे, वो किसी टाइप का पिगमेंट बना ही नहीं रहे थे, वो किसी टाइप का प्रोटीन बना ही नहीं रहे थे। तो लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी में से एक कैपिटल बी तो कुछ ना कुछ प्रोटीन बना रहा है ना, तो इसका मतलब फ्लावर का कलर कैसा आ जाएगा, ब्लू ही आएगा, ठीक है। वो इंटरमीडिएट नहीं आएगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा टॉल होंगे, ये थोड़े कम टॉल होंगे, और वो बिल्कुल कम टॉल होंगे, नहीं, यहां पर ये बिल्कुल एज इट इज सेम ब्लू होगा। और अगर बिल्कुल ही रिसेसिव हो यानी कि स्मॉल बी तो वहां पर तो कोई भी पिगमेंट बन ही नहीं रहा है, और जब पिगमेंट नहीं बन रहा है उसकी वजह से ब्लू आ रहा है। बात आ रही समझ में? ब्लू नहीं आने के पीछे रीजन है, मतलब ब्लू नहीं आ रहा है इस वजह से व्हाइट आ रहा है, ऐसा नहीं कि व्हाइट कलर का पिगमेंट बनाने वाले कोई प्रोटीन है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये हो जाते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव के अंदर में डिफरेंस। आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। बात करते हैं दो और टर्म के बारे में, ऑफस्प्रिंग एंड सिबलिंग। ऑफस्प्रिंग आपको पता है कि सेम पेरेंट से, ठीक है, प्रोड्यूस हुए सारे के सारे जितने भी चाइल्ड होते हैं वो सब क्या कहे जाते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एक पेरेंट थे, मतलब मेल एंड फीमेल पेरेंट थे, और वो उन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, तो एक ही रिप्रोडक्शन में पैदा हुए जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सभी, जितने भी यंग वन होते हैं वो सभी ऑफस्प्रिंग कहे जाते हैं। और सिबलिंग क्या होते हैं, सिबलिंग का मतलब भाई बहन, या भाई भाई, या बहन बहन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिबलिंग। आपको पता होगा सिबलिंग टर्म जनरली भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पेरेंट से पैदा हुए दो अलग अलग टाइम पे ऑफस्प्रिंग आपस में भाई बहन या भाई भाई कहे जाएंगे। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को आपस में क्या बोलते हैं, जनरल टर्म जो है वो क्या होता है, सिबलिंग, ठीक है। क्लियर है? अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सब कुछ आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल सा है, तो इस वजह से लिखते नहीं है इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दो और टर्म, जीनोम एंड जीन पूल के बारे में। जीनोम क्या होता है, तो जीनोम दरअसल होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में। हैप्लॉइड का मतलब
आधा, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन, तो ह्यूमन जो है वो नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं, तो उसके हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना भी जीन होगा उन जीन्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग एक जीनोम बोला करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा नॉर्मली कि हम लोग जीनोम किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है जीनोम, मतलब हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में हर एक क्रोमोसोमल पेयर है, तो उस पेयर में से हमने क्या किया है कि जैसे नॉर्मली एक क्रोमोसोमल पेयर था, तो उस पेयर में से हमने क्या किया कि एक पेयर में से एक जीन निकाल लिया, फिर दूसरे पेयर में से दूसरा जीन निकाल लिया, फिर 2 का ग्रुप था, फिर वहां से एक एक जीन निकाल लिया, मतलब हर एक पेयर में से एक एक जीन निकाल के जो ग्रुप बनेगा, यानी कितने क्रोमोसोम का 23, तो वो जो 23 क्रोमोसोम का जो ग्रुप बनता है उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, जीनोम। और दूसरी तरफ में आता है जीन पूल। पूल का मतलब क्या होता है, समूचा, मतलब सब कुछ एक साथ। तो जीन पूल का मतलब ग्रुप ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म के सभी जीन को एक साथ मिलाकर क्या बोला करते हैं, जीन पूल। सिंपल है, कोई इसमें लाम लिफाफा लोचा नहीं है, सीधा सीधा आपको डेफिनेशन याद कर लेने का है, कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है जीनोम एंड जीन पूल। जीनोम और जीन पूल में डिफरेंस क्या हुआ कि एक ही ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल के, एक ह्यूमन जो है उसके हैप्लॉइड सेट में सिर्फ कितने जीन्स हैं उसका ग्रुप बोला जाएगा जीनोम, और किसी पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर में जितना भी जीन है उन सभी जीन के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, जीन पूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दो टर्म आउटब्रीडिंग एंड इनब्रीडिंग के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इनब्रीडिंग क्या है। इनब्रीडिंग का मतलब क्लोजली रिलेटेड मेंबर ऑफ अ स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन करवाना, मतलब दो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराना जो कि क्लोज रिलेशन में है। क्लोज रिलेशन का मतलब उसके पहले की जनरेशन है, एक जनरेशन पहले, 2 जनरेशन पहले, 3 जनरेशन, 4, 5, 6, मैक्सिमम 6 जनरेशन तक भी अगर आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, मतलब भाई बहन अगर लगते हैं तो भाई बहन या मतलब सिबलिंग हम लोग कह सकते हैं ना, भाई बहन या मतलब सिबलिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट के अंदर में भी, तो प्लांट में तो भाई बहन होंगे नहीं। तो कोई भी ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या हो कि 4 से 6 जनरेशन तक में अगर कोई ना कोई रिलेटिव लगते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे इनब्रीडिंग। कोई ना कोई रिलेटिव का मतलब उनके पेरेंट कॉमन हो, जैसे कि कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म है लेकिन अगर उनके पेरेंट कॉमन है, मतलब बिल्कुल भी क्या हो गए कि एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस हुए 2 अगर ऑर्गेनिज्म, तो वो तो आपस में क्लोजली रिलेटेड हो गए। लेकिन अगर उनके पेरेंट सेम नहीं है लेकिन उनके पेरेंट के पेरेंट सेम थे, मतलब दादा दादी एक ही थे, उससे 2 ऑफस्प्रिंग हुए और उनसे फिर से 2 अलग अलग हो गए, तो उनके बीच में भी अगर क्रॉस होगा तो वो भी क्या कह जाएंगे, क्लोज रिलेशन वाले। फिर चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक जनरेशन 2 जनरेशन तक भी नहीं था, लेकिन तीसरे जनरेशन में क्या था कि एक ही पेरेंट थे, तो ऐसे करके 6th जनरेशन तक अगर आपस में कोई ना कोई अगर मतलब आपस में अगर रिलेशन है तो हम लोग कहेंगे क्या, इनब्रीडिंग। और आउटब्रीडिंग क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा, कि अगर 6 जनरेशन तक कोई भी रिलेशन नहीं है और अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर में अगर क्रॉस होता है, अगर ऐसे 2 ऑफस्प्रिंग के बीच में, अगर ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस होता है तो हम लोग कह देंगे आउट ब्रीडिंग। सिंपल है। तो यहां पर बात करते हैं कि ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेंबर ऑफ अ स्पीसीज। क्लोजली रिलेटेड कहने का मतलब क्या, अप टू 4 to 6 जनरेशन, अगर आप चाहें तो यहां पर ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं, अप टू 4 to 6 जनरेशन तक, ठीक है। और लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं, नुकसान की बात आगे हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लेना कि इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग होमोजाइगोसिटी। आप जितनी बार भी इनब्रीडिंग करवाओगे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। होमोजाइगोसिटी का मतलब होमोजाइगस कंडीशन जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। कैसे होता है आगे हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे। इट विल इंक्रीज दिस द चांस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर, जिसकी वजह से रिसेसिव कैरेक्टर के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर कब आते हैं, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकते हैं, और ह्यूमन के अंदर में मोस्ट ऑफ द जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनब्रीडिंग अगर बार बार होती रही तो वहां पर होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, और होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, और रिसेसिव कैरेक्टर में ज्यादातर कैरेक्टर कैसे होते हैं, डिजीजेज वाले होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो इसी वजह से ये जो होता है वो हार्मफुल होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें आउटब्रीडिंग की, तो आउटब्रीडिंग जो है ब्रीडिंग बिटवीन डिस्टेंटली रिलेटेड मेंबर ऑफ ए स्पीसीज। 2 अलग अलग डिस्टेंटली रिलेटेड है, फार रिलेटेड है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, 4 से 6 जनरेशन तक, उनके बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है तो उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग। और जैसे इसके अंदर में होता था कि इसकी वजह से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, तो इसकी वजह से इट इंक्रीजेज हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये था आज का वीडियो, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेना। ये था आज का वीडियो, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स के बारे में और जेनेटिक्स के और भी चीज़ों के बारे में। जेनेटिक्स को आगे हम लोग लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और ये 1000 सब्सक्राइबर के बाद की पहली वीडियो है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। आई नो कि वीडियो जो है वो काफ़ी लेट आ रही है, आप लोगों को पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये लाइव क्लासेस कब शुरू होंगी और
मतलब पता नहीं हमारा सिलेबस खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट ट्रस्ट मी सिलेबस जरूर खत्म होगा, टाइम पे खत्म होगा, ठीक है, बिल्कुल भी। और सब कुछ अगर सही ढंग से रहा तो वीडियो भी डेली आनी शुरू हो जाएगी। जो भी लेट हुआ हो उसके लिए मेरी तरफ से आई एम सॉरी। चलिए, थैंक यू।